नमस्कार, मैं दीपक शर्मा और मेरे YouTube मंच पर आपका स्वागत। दोस्तों, चुनाव चाहे पंचायत के हों, चुनाव चाहे विधानसभा के हों, चुनाव में क्या क्या गड़बड़ियां होती, चुनाव में क्या क्या धांधलियां होती, करप्ट प्रैक्टिसेस होती, ये सब कुछ प्रधानमंत्री मोदी को मालूम है और मोदी को बड़ी डीप नॉलेज है इन गड़बड़ियों की। और आज मोदी जी ने पहली बार कैमरे पर इन गड़बड़ियों को स्वीकार किया है। 5 स्टेप्स बताएं, 5 स्टेजेस बताएं जहां जहां गड़बड़ियां होती हैं, धांधली होती हैं। और ये सब कुछ आज मैं बताने जा रहा हूं। ये जो धांधलियां हैं इसका पर्दाफाश करने जा रहा हूं और प्रधानमंत्री ने जो जो कहा उसी को मैं डाइसेक्ट करने जा रहा हूं आज। अब दोस्तों, जो सवाल है, जो बिग क्वेश्चन ऑफ द डे है कि प्रधानमंत्री मोदी को अगर ये सब धांधलियों की इतनी गहरी जानकारी है, अगर उन्हें ये मालूम है कि ये धांधलियां इलेक्शन प्रोसेस में की जा रही हैं, तो इन धांधलियों को मोदी जी ने रोका क्यों नहीं अब तक? और सवाल है कि ये जो धांधलियां हैं, ये जो गड़बड़ियां हैं, मोदी जी को सिर्फ बंगाल में ही क्यों दिखती हैं? ये धांधलियां, ये गड़बड़ियां उनको डबल इंजन की सरकारों में क्यों नहीं दिखती? उनको उत्तर प्रदेश में क्यों नहीं दिखती, जहां से वो सांसद हैं? सवाल यह है कि कहीं पर आंखें खुली हैं मोदी जी की और कहीं पर आंखें बंद क्यों हैं? अब प्रधानमंत्री मोदी की नज़र में ये गड़बड़ियां क्या हैं, ये तो मैं आपको बताने जा ही रहा हूं, लेकिन आज मैं कुछ तथ्य भी रखूंगा, आज मैं कुछ सबूत भी रखूंगा और ये बताने की कोशिश करूंगा कि अगर मोदी जी को सारी गड़बड़ियां पता हैं तो फिर वो इलेक्शन प्रोसेस में ट्रांसपेरेंसी लेकर क्यों नहीं आते, क्यों रुके हुए हैं? और जब सुप्रीम कोर्ट ने कहा था कि इलेक्शन कमिश्नर की नियुक्ति में, अपॉइंटमेंट में आप चीफ जस्टिस चंद्रचूड़ साहब को रखिए, पारदर्शिता आएगी, ट्रांसपेरेंसी आएगी, तो आपने चीफ जस्टिस को क्यों हटा दिया उस कमेटी से? क्यों आप नया बिल रहे? एक एक चीज तार तार करूंगा और सारे तथ्य रखूंगा। अब दोस्तों, पहले प्रधानमंत्री के जरा वो स्टेप सुन लेते हैं, वो जो बता रहे हैं कि क्या क्या गड़बड़ियां चुनाव में होती हैं, क्या क्या धांधलियां चुनाव में होती हैं। अब जिक्र तो वह बंगाल का कर रहे हैं, लेकिन धांधली बड़ी बारीकी से बता रहे हैं, इतनी बारीकी से जैसे लगता है पूरा मोदी जी की बड़ी डीप स्टडी है धांधलियों पे। वो कह रहे हैं कि साहब, सरकारें क्या करती हैं, चुनाव समय से पहले ही घोषित कर देती हैं कि विरोधियों को समय नहीं मिलता तैयारी का। फिर वो कह रहे हैं कि साहब, जब नामांकन भरा जाता है, नॉमिनेशन फाइल किया जाता है, तो हर तरह के हथकंडे अपनाए जाते हैं, फाइल ही नहीं करने देते, पर्चे छीन लिए जाते हैं, पर्चे भरने नहीं देते। सुनिए, आप पहले प्रधानमंत्री को सुनिए, फिर मैं आता हूं। पहले तो चुनाव की तैयारी के लिए समय मत दो, बहुत ही जल्दी जल्दी फॉर्म भरने की तारीख घोषित कर दो। फिर कोई भी विरोधी दल का, कोई भी बीजेपी का व्यक्ति पर्चा ही न भर सके, इसके लिए जो कुछ भी कर सकते हैं करो। अब जो मोदी जी ने स्टेप 1 और स्टेप 2, स्टेज 1 स्टेज 2 बताया गड़बड़ी का, उन्होंने कहा समय से पहले बहुत जल्दबाजी में चुनाव को डिक्लेयर कर देते हैं कि तैयारी ना कर पाए विरोधी। दूसरा, पर्चा भरने नहीं देते, पर्चा दाखिल करने नहीं देते, यानी जो नॉमिनेशन फाइल होता है वही नॉमिनेशन फाइल नहीं करने देते। अब एक मिसाल बता रहा हूँ, हालांकि मिसालें मेरे पास दोस्तों बहुत हैं, लेकिन एक मिसाल देखिए, ये लखीमपुर की मिसाल है। ये जो महिला है, ये उम्मीदवार है जो वहाँ के ब्लॉक प्रमुख के चुनाव 2021 में ये पर्चा भरने जा रही थी। देखिए लखीमपुर में किस तरह से सत्ता पक्ष ने चीरहरण किया। ये जो महिला है समाजवादी पार्टी की है, खुलेआम चीरहरण। और इस तरह की चीरहरण की मैं कई आपको वीडियो और तस्वीर दिखा सकता हूँ, चाहे वो विधानसभा हो, चाहे वो पंचायत चुनाव हो, चाहे वो लोकसभा हो। किस तरह से विरोधी उम्मीदवार को डबल इंजन की सरकारों में परेशान किया जाता है, पर्चे फाड़ दिए जाते हैं। अब मोदी जी का स्टेप 3 और 4, यानी स्टेज 3 और 4 क्या होती है गड़बड़ी की, धांधली की? वो कह रहे हैं कि अगर पर्चा भर दिया किसी तरह से, किस्मत से पर्चा भर दिया, तो उसके बाद जो उम्मीदवार के रिश्तेदार होते हैं या उसके जो चुनावी एजेंट होते हैं, उनको प्रेशराइज किया जाता है, उनको कहीं ना कहीं डराया धमकाया जाता है, और यहाँ तक कि जो वोटर है, समर्थक वोटर है, उसको बूथ तक जाने नहीं देते, बूथ कब्जे में होते हैं। सुनिए। तो फिर चुनाव लड़ने में अड़ंगे डालना,
उनको घर घर जाने नहीं देना, प्रचार करने नहीं देना, धमकियां देना, और सिर्फ भाजपा के कार्यकर्ताओं को धमकाना ऐसा नहीं, वोटरों को भी भयभीत कर देना, और बीजेपी के जो समर्थक रिश्तेदार हैं उनको भी जीना मुश्किल कर देना। अब मोदी जी कह रहे हैं कि जो उम्मीदवार हैं उनको डराया जाता है, धमकाया जाता है, उनको जो है उनके रिश्तेदारों को परेशान किया जाता है। ये तो बंगाल की स्थिति बता रहे हैं, लेकिन उत्तर प्रदेश में स्थिति और ज़्यादा भयावह है। 2021 में रेखा यादव समाजवादी पार्टी की महिला उम्मीदवार थी, उनके पति समाजवादी पार्टी में थे, उनसे कहा गया कि आप पर्चा नहीं भरेंगे, और जब उन्होंने मना कर दिया, इनकार कर दिया, बुलडोज़र चला दिया गया। बताया गया कि अवैध ज़मीन पर उनके हस्बैंड का जो है मकान खड़ा था, फार्म हाउस खड़ा था, बुलडोज़र चला, और ये बुलडोज़र सिर्फ रेखा यादव के घर नहीं चला। ऐसे कई उम्मीदवार जिन्होंने सरकारी मशीनरी की बात नहीं मानी, नामांकन दाखिल करने की ओर बढ़ गए, उनको बुलडोज़र का सामना करना पड़ा। ये सच्चाई है, बंगाल से कहीं ज़्यादा भयावह है। अब मोदी जी का चौथा और पांचवा फार्मूला भी सुन लीजिए, धांधली किस तरह से की जाती है। और वो बता रहे हैं कि सिर्फ पर्चा दाखिल करना या एक चुनाव का कैंपेन करना, उसमें जो प्रेशर आता है, या नामांकन दाखिल नहीं करने देते, या बूथ कैप्चर कर लेते हैं, सिर्फ यहीं तक सीमित नहीं है। मोदी जी बता रहे हैं कि काउंटिंग में भी गड़बड़ी होती है, यानी काउंटिंग में भी करप्ट प्रैक्टिसेस होती हैं, कि काउंटिंग में भी कहीं ना कहीं खेल होता है। ये इशारा मोदी जी कर रहे हैं। और फिर जब काउंटिंग होता है तो एक एक वोट पर अड़ंगे डालना, भय का वातावरण बनाना, काउंटिंग में से बीजेपी के कार्यकर्ताओं को उठा करके बाहर ले जाना। अब मोदी जी ये भी स्वीकार कर रहे हैं कि साहब काउंटिंग में भी गड़बड़ी होती है, यानी जब मतगणना होती है उसमें भी धांधली होती है, उसमें भी कोई ना कोई खेल होता है, ये उन्होंने माना। लेकिन बंगाल का ही उन्होंने एग्जाम्पल दिया। मैं बता रहा हूं दोस्तों, बंगाल के बाहर ऐसे अनगिनत मिसालें, चाहे वो विधानसभा का चुनाव हो, चाहे वो लोकसभा का चुनाव हो, काउंटिंग हुई, काउंटिंग में गड़बड़ियां हुई, लोगों को हराया गया है, जहां कहीं ना कहीं स्टेट मशीनरी का इन्वॉल्वमेंट रहा है। और मैं एक बहुत ही चौंकाने वाला आपको एक एग्जाम्पल देता हूँ, मोदी जी के स्टेट का, गुजरात का। बंगाल छोड़िए, यूपी छोड़िए, गुजरात में 2017 की बात है। मोदी जी के बड़े खास मंत्री, मोदी जी के बड़े करीबी भूपेंद्र सिंह चुड़ासमा, और जो भूपेंद्र सिंह साहब हैं मोदी जी के बड़े जिगरी दोस्त थे, इनका चुनाव था, स्टेट मशीनरी इनके साथ थी, और इनके काउंटिंग में गड़बड़ी हुई। ये मैं नहीं कह रहा, हाई कोर्ट गुजरात ने तब कहा, और बड़ा चंद्रचूड़ जैसा एक जज था जिसका ट्रांसफर कर दिया गया बाद में। उस जज ने कहा कि ये जो मंत्री है भाजपा का, मोदी का जो खास है जिसे कहा जाता है, इसके काउंटिंग में, इलेक्शन काउंटिंग में जब मशीनें खुली, करप्ट प्रैक्टिसेस, इसमें करप्ट प्रैक्टिसेस हुई और चुनाव इनवैलिड कर दिया गया। ये अलग बात है कि बाद में सुप्रीम कोर्ट में खेल हुआ और फिर स्टे मिल गया। कहने का मतलब यह है कि जो आरोप वो बंगाल में गड़बड़ी का लगा रहे हैं, उससे कहीं ज्यादा गड़बड़ियां यूपी में है, गुजरात में है। और मैंने आपको साक्ष्य दिए, और इन साक्ष्यों की जो सूची है लंबी है, समय कम है, इसलिए मैंने आपको कम साक्ष्य दिए। अब दोस्तों, मोदी जी ने आज कैमरे पर कबूल किया, और ये बातें उनकी जो है वो आज एक वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के दौरान हो रही थी, जहां वो अपने कार्यकर्ताओं को एड्रेस कर रहे थे और बता रहे थे, साहब इन गड़बड़ियों से आप सचेत रहिए। लेकिन मोदी जी का जो नज़रिया था वो सिर्फ बंगाल तक, ममता दीदी के स्टेट तक सीमित था। वो डबल इंजन की सरकारों की आज बात नहीं कर रहे थे और कर भी नहीं सकते। बहरहाल आज एक खास मेहमान होंगे, सुरेंद्र राजपूत, हालांकि कांग्रेस से जुड़े हैं, लेकिन क्योंकि ये भुक्तभोगी हैं, ये भुक्तभोगी विक्टिम रहे कहीं ना कहीं इस पूरे प्रोसेस के, गड़बड़ियों के, और इसलिए मैंने इनको आमंत्रण किया कि आप आइए और कच्चा चिट्ठा रखिए कि क्या खेल होता है, क्या नामांकन पत्र फाड़े जाते हैं, क्या उत्तर प्रदेश में बुलडोज़र चल जाता है अगर आप डीएम की बात ना माने, अगर आप अपना पर्चा वापस ना करें, क्या छापे मार दिए जाते हैं, घरों से पैसे निकाल लिए जाते हैं और फंसा दिया जाता है उम्मीदवारों को, क्या चुनाव लड़ना वाकई मुश्किल है, सामने बुलडोज़र खड़ा है। ये सारी जो सच्चाइयाँ हैं जिसका जिक्र आज बंगाल के संदर्भ में मोदी जी ने किया, उससे ज़्यादा भयावह स्थिति है। और हम सीधे चलेंगे लखनऊ। हालांकि मैं चाहता था कि आपको मध्य प्रदेश भी ले चलूँ, मैं आपको गुजरात भी ले चलूँ, लेकिन क्योंकि समय की एक सीमा है, ट्रेलर ज़रा
यूपी का देख लेते हैं कि जो मोदी जी बंगाल में कह रहे थे, क्या उससे ज़्यादा या उस जैसा यूपी में भी होता है। चलते हैं सीधे राजपूत जी के पास। सुरेंद्र भाई, जो मेरा पहला सवाल है कि आज प्रधानमंत्री ने जो 5-6 स्टेप्स बताए कि चुनाव में धांधली कैसे होती है, पर्चा कैसे नहीं भरने देता, फिर किस तरह से उनको परेशान किया जाता है उम्मीदवारों को, जो उम्मीदवार पर्चा भरने में किसी तरह से कामयाब हो जाते हैं उनके रिश्तेदारों को कैसे परेशान किया जाता है, उनके समर्थकों को कैसे परेशान किया जाता है, उनके वोटरों को कैसे परेशान किया, पूरी मतलब उन्होंने एक एक चीज, मैं तो हैरान था और बहुत इंप्रेस भी था कि मोदी जी को इतनी डीप नॉलेज है धांधलियों की। लेकिन बस एक चीज है, उन्होंने जो भी जानकारियां दी वो पश्चिम बंगाल के बारे में दी, आपके इंडिया के जो अलायंस पार्टनर उनके बारे में दी, उन्होंने उत्तर प्रदेश के बारे में नहीं दी। मैं ये कहना चाह रहा हूं कि क्या चुनाव में पर्चा भरने से लेकर काउंटिंग तक सारी तरह से जो प्रक्रिया पूरी होती है, क्या उत्तर प्रदेश में भी यही खेल होता है जिसको प्रधानमंत्री रोक नहीं पाए? दीपक भाई, पहले तो मैं आपका शुक्रिया अदा करूं कि कम से कम आपने ग्रामीण लेवल, ग्रामीण अंचल तक की इस बात को, जो देश की सबसे बड़ी पंचायत है और जो हमारी प्राथमिक पंचायत है, उसकी बात उठाई। दूसरा, मैं धन्यवाद अदा करूं प्रधानमंत्री जी को कि इतनी डीप नॉलेज। एक चीज भूल गए खाली वो, क्योंकि बंगाल में चलता नहीं, उत्तर प्रदेश में एक चीज इसमें और ऐड होती है, बुलडोजर। अच्छा, बुलडोजर। हाँ, नहीं, बुलडोजर का चुनाव से क्या मतलब है सुरेंद्र जी? बुलडोजर का चुनाव से बहुत बड़ा मतलब है भाई। आप समझिए कि जिस प्रत्याशी ने पर्चा खरीदा, तुरंत 4 लेखपाल पहुंच जाते हैं उसके घर की पैमाइश करने, उसके 100 मीटर दूर बुलडोजर खड़ा कर दिया जाता है, और जैसे ही पैमाइश शुरू होती है तो कहते हैं इसमें ये क्या नाम 50 साल पुराना मकान है, ये आधा इसमें तालाब में चला गया, आधा नजूल की भूमि में है, आधा ऐसे है, आधा वैसे है, और कहने वो देखो बुलडोजर खड़ा है, अभी आओ एक दरोगा। यानी आप ये सुरेंद्र भाई, आप बड़ी बात कह रहे हैं और गंभीर बात कह रहे हैं। आपका ये कहना है कि उत्तर प्रदेश में ऐसा कुछ हुआ है कि उम्मीदवार पर्चा भरने जा रहा है तो वहां बुलडोजर खड़ा कर दिया जाता है, एक तरह से ब्लैकमेल करते हैं कि पर्चा भरोगे तो बुलडोजर चलेगा, ये आप कहना चाह रहे हैं? ये मैं नहीं कह रहा हूं, आप उठाएं उत्तर प्रदेश की जिस दिन अधिसूचना जारी हुई थी, जिन जिन लोगों ने पर्चे भरे उनके एरिए के, चूंकि अब तो जो अखबार हैं वो प्रमाण है। अखबार एटा में इस तरह की घटना हुई, मुझे याद आ रहा है। एटा में समाजवादी पार्टी के उम्मीदवार थे जिनके यहाँ से बुलडोजर चला था, ऐसा कुछ नहीं। एटा में, जौनपुर में, लखीमपुर में तो वो पर्चा छीनने के चक्कर में एक महिला को साड़ी उतार दी गई थी। सर मैं आपको, और तो छोड़ दीजिए इस बात को, मतलब लखीमपुर, अच्छा लखीमपुर में जो बता रहे हैं। हाँ, लखीमपुर में। नहीं तो मोदी जी तो यहाँ, सुरेंद्र भाई, मोदी जी ने जिक्र किया है, उन्होंने कहा कि पर्चा भरने में दिक्कत, पर्चा दाखिल करने में दिक्कत। मतलब पर्चा दाखिल जब उम्मीदवार करता है अपने चुनाव का तो उसको रोका जाता है। तो क्या उत्तर प्रदेश में ऐसी घटनाएं हुई? मोदी जी जो बोल रहे थे, और मोदी जी का जब मैं वीडियो सुन रहा था दीपक साहब, मैं आपको बताऊं, मुझे ऐसा लग रहा था कि मैं योगी राज में बैठा हूं, बम बम हो रही है, सारा कुछ चलचित्र की भांति चल रहा है, वही सारी चीजें चल रही हैं कि पहले तो पर्चा खरीदने से मना करो, उसके ऊपर दबाव डालो, उसके बाद अगर पर्चा खरीद ले तो उसके रिश्तेदारों को दबाव डालो, पुलिस को भेजो उसके यहाँ पे मोहनलालगंज में हुआ, लखनऊ के बगल में मोहनलालगंज, लखनऊ के बगल में मोहनलालगंज, हाँ, लखनऊ के बगल में मोहनलालगंज है, अर्जुनगंज है, तमाम जगह में पुलिस का पूरा मतलब पुलिस का आतंक था। पहले भी आतंक होते थे, ऐसी बात नहीं है, लेकिन पहले पुलिस प्रशासन का आतंक नहीं होता था। पहले आतंक होता था जो पार्टी के जो दबंग लोग थे, जिनको आप गुंडा कहते हैं, उनके दबाव में पुलिस चुप रह जाती थी, पुलिस सुनती नहीं थी, ये मान सकते हैं। लेकिन पुलिस का प्रत्यक्ष प्रभाव, थानेदार का प्रत्यक्ष प्रभाव, आपके क्या नाम तहसीलदार का, कानून गो का, और जो पटवारी का, इनका, कोटेदारों का, मैं बताऊं आपसे कि हमें उठाया, हमारे रिश्तेदारों को, हमारे क्या नाम नातेदारों को, दूर दूर के लोगों को, फिर मकान नपवाया जाएगा, फिर दुकान नपवाई जाएगी, फिर बताया जाएगा कि आपका कोटे का लाइसेंस रद्द हो जाएगा अगर आप ये नहीं करेंगे, इस समय आप ये, और उसके बाद अगर किसी तरीके से आप जीत भी जाओगे मान लो, उसके बाद ये सारी चीजें होने के बाद, घर तोड़वाने की धमकी, ये वो सारी चीजें होने के बाद हम 3 दिन थाने में भी बंद रहेंगे। उसके बाद अगर कोई
क्या नाम प्रतिनिधि जीत जाएगा जिला पंचायत के सदस्य का, उसको फिर उठा भी लिया जाएगा, उसको मतलब मजबूर किया जाएगा। आप ये कहना चाह रहे हैं कि जो आरोप ममता बनर्जी की सरकार पर आज प्रधानमंत्री ने ऑन कैमरा लगाए, आज वो बंगाल के कार्यकर्ताओं से अपने बात कर रहे थे, तो जो आरोप लगाए वो जो घटनाएं हैं या वो जो कुकृत्य है या वो जिस तरह की धांधलियां हैं वो भाजपा के राज्यों में भी होती हैं, आप ये कहना चाह रहे हैं? भी नहीं, उन्हीं के राज्यों में इतनी इस हद तक होती है। मैं आपको बताऊं, आप आजमगढ़ का उदाहरण ले लीजिए, आप घोसी का ले लीजिए, गाजीपुर का ले लीजिए, मऊ का ले लीजिए, यहाँ पे जिला पंचायत के सदस्यों की संख्या देख लीजिए, प्रतिपक्ष की ज्यादा है, और कहीं कहीं तो भारतीय जनता पार्टी के 2 प्रत्याशी, 3 प्रत्याशी, 4 प्रत्याशी जीते हैं, और बाकी उनको जो है 44 प्रत्याशियों का, 45 प्रत्याशियों का समर्थन मिलकर के जिला पंचायत बन गए। वो आपके सामने मैं ऑन रिकॉर्ड कह रहा हूं इस बात को। अयोध्या के नगर उसमें देख लीजिए, अयोध्या के मेयर में भारतीय जनता पार्टी का जो हाल हुआ, उसके साथ नगर पंचायतों में जो हर जगह पर ये हाल है, इन्होंने तो इससे ज्यादा कर रखी है। तो क्या कि इस धांधली में जो स्टेट मशीनरी है, जैसे डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट है, एसडीएम है, कहीं कहीं एसडीएम रिटर्निंग ऑफिसर होते हैं ऑन द बिहाफ ऑफ डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट, तो डीएम है, पुलिस कप्तान है, ये स्टेट मशीनरी इस तरह के चुनाव में इन्वॉल्व रहती, शामिल रहती है? निश्चित तौर पर कहीं ना कहीं, चाहे स्टेट मशीनरी का हाईएस्ट लेवल शामिल रहता हो, चाहे लोएस्ट लेवल शामिल रहता हो, ये मुझे नहीं पता, लेकिन दबाव प्रशासन पूरा बनाता है, चाहे वो कोटेदारों के वो हों, चाहे वो इंस्पेक्टर्स हों, चाहे वो पुलिस वाले हों, चाहे वो कानूनगो हों, चाहे वो तहसीलदार हों, और चाहे उनको ऊपर से कहीं से आदेश आता हो, मैं ये नहीं जानता, लेकिन मैं इतना जरूर जानता हूं कि शासन और प्रशासन की मशीनरी का संपूर्ण दुरुपयोग पूरी तरीके से किया जाता है, और हर लेवल पे किया जाता है जहां प्रत्यक्ष अप्रत्यक्ष चुनाव होते हैं। इसका एक उदाहरण और देता हूं, आपके भी परिचित हैं, उदयवीर सिंह हैं, ये समाजवादी पार्टी के एमएलसी होते हैं। जी हाँ, समाजवादी पार्टी जी। एटा में उनका पर्चा जिस ग्राउंड पे रिजेक्ट किया एमएलसी का, उसी ग्राउंड पे हाँ भारतीय जनता पार्टी के प्रत्याशी का पर्चा सेलेक्ट किया। ये केस चल रहा है अभी इलाहाबाद में, आपके मतलब इलाहाबाद में केस चल रहा है। तो मैं उनका पर्चा, उनको फाड़ा गया, उनको मारा गया, पीटा गया, उनको इस तरीके से किया गया जैसे कि ऐसा लग रहा था कि उदयवीर सिंह नहीं हो गए, वो कहीं कोई अपराधी हो गए। तो जिस तरीके का आक्रांता का व्यवहार सा स्वरूप किया था भारतीय जनता पार्टी ने, वो मतलब आप देख नहीं सकते। उत्तर प्रधानमंत्री जी एक आरोप और मोदी जी ने लगाया, उन्होंने कहा कि पश्चिम बंगाल में जब इलेक्शन की काउंटिंग होती है, उस काउंटिंग में जो हमारे बीजेपी के उम्मीदवार होते हैं उनको भगा देते हैं, उठा देते हैं, एक एक वोट के लिए परेशान करते हैं गिनती के समय। तो क्या भाजपा राज्यों में भी ऐसा, यूपी में भी इस तरह का होता है कि काउंटिंग के टाइम पे भी जो ग्रिप होती है डीएम की होती है, और जो सत्ता पक्ष का उम्मीदवार होता है ज्यादा मतलब कंफर्ट पोजीशन में होता है? ऐसा कुछ है काउंटिंग के समय? मैं आपको 2018 का दीपक जी प्रत्यक्ष उदाहरण देता हूं, आपको भी याद आ जाएगा। गोरखपुर में उपचुनाव था लोकसभा का जी, किसी और का छोड़ दीजिए, इतना बड़ा उपचुनाव था जिसमें योगी आदित्यनाथ जी का कैंडिडेट हार गया था और समाजवादी पार्टी का कैंडिडेट प्रवीण निषाद जीता था, जो बाद में भाजपा चला गया। आपको बताऊं, उस समय 2 उपचुनाव हो रहे थे, फूलपुर का, गोरखपुर का। गोरखपुर का उपचुनाव, फूलपुर के 13 राउंड की काउंटिंग हो चुकी थी, और गोरखपुर के उपचुनाव में सिर्फ 1 राउंड का रिजल्ट दिखाया था, बाकी 11 राउंड की काउंटिंग होकर के काउंटिंग शो नहीं कर रहे थे। जब हम लोगों ने दबाव बनाया मीडिया के जरिए, आप जैसे मित्रों के जरिए, हम लोग, मैं न्यूज 24 पे बैठा हुआ था, मैंने उसके बाद फिर विधानसभा चल रही थी, वहां राम गोविंद चौधरी ने दबाव बनाया, अखिलेश जी ने दबाव बनाया, कांग्रेस पार्टी ने ट्वीट किए, उसके बाद ये सारा प्रतिनिधिमंडल जब क्या नाम वहां गया अपना चुनाव आयोग, तब जाकर के आप सोचिए 11:20 पर अचानक से 13 राउंड की घोषणा कर दी, जिसमें प्रतिपक्ष का प्रत्याशी आगे हो गया। जी, ये आप समझिए बात को। सुबह 7 बजे से काउंटिंग चल रही थी और दिन में 11:10 तक 1 राउंड की काउंटिंग दिखाई थी गोरखपुर में। अब इसमें आप प्रशासन को आप क्या कहेंगे, आप मुझे बता दीजिए। आपके सामने एक जगह पे 13 राउंड की काउंटिंग हो चुकी थी फूलपुर में, और दूसरी जगह पे पहले राउंड की काउंटिंग दिखाई जा रही थी। सोरेन जी, आप तो विपक्ष के नेता हैं, आप तो विपक्ष के नेता हैं। अगर मोदी जी को ये सारी धांधलियां बंगाल की मालूम है,
तो क्या आप लोगों ने प्रधानमंत्री को नहीं बताया? आप लोगों ने क्या उनको जानकारी नहीं दिया? प्रधानमंत्री को उत्तर प्रदेश के बारे में जानकारी नहीं है? वो तो प्रधानमंत्री तो उत्तर प्रदेश से सांसद हैं। मैं जिम्मेवारी से कहता हूं कि नरेंद्र मोदी जी जो बोल रहे थे, मुझे ऐसा लग रहा था कि चलचित्र की भांति उत्तर प्रदेश का चल रहा, चलचित्र की भांति एकदम पूरी तरीके से ऐसा लग रहा था कि लोकल बॉडीज के चुनाव हो, ग्राम पंचायत के चुनाव हो, या कोई इनडायरेक्ट चुनाव या उपचुनाव हो, इन सारी जगहों पे ऐसा लग रहा था कि यहां पर बिल्कुल बुलडोजर राज चल रहा है। जिस तरीके उन्होंने, आपको लग रहा था कि वो बंगाल नहीं, उत्तर प्रदेश, यूपी की फिल्म दिखा रहे हो। हाँ, यूपी की फिल्म दिखा रहे हैं, वहीं से कई बार देख करके आए हैं, और वहीं के महाराज जो हैं कहीं ना कहीं ये सारी बातें बता रहे हैं, नाम खाली बंगाल का ले रहे हैं। चलिए एक और क्वेश्चन जी, एक थोड़ा और सुरेंद्र जी क्वेश्चन मैं पूछना चाहूंगा। ठीक है, अब ये बंगाल में है, जो मोदी जी का आरोप है कि बंगाल में इस तरह की धांधली होती है। आप विपक्ष के हैं, आप कह रहे हैं कि भाई इस तरह की धांधली उत्तर प्रदेश में होती है। कोई मध्य प्रदेश का मिलेगा तो मुझे वो ये बताएगा कि भाई मध्य प्रदेश में भी ऐसा होता है। अगर मैं किसी पत्रकार या विपक्ष के नेता को महाराष्ट्र से जोड़ता तो कहता साहब महाराष्ट्र में भी ऐसा ही होता है। अगर देश में इस तरह की धांधली हो रही है, जिसको आज प्रधानमंत्री ने बंगाल के संदर्भ में स्वीकार किया कैमरे पर, तो फिर मोदी जी निष्पक्ष चुनाव क्यों नहीं कराते चुनाव आयोग का? जब चीफ जस्टिस चंद्रचूड़ ने कहा कि भाई इलेक्शन कमीशन में की साख कम हो रही है, क्रेडिबिलिटी कम हो रही है, कृपया करके इलेक्शन कमीशन चुनने का तरीका सही करिए, इसमें चीफ जस्टिस को डालिए, इसमें लीडर ऑफ अपोजिशन को डालिए, लीडर ऑफ अपोजिशन, प्राइम मिनिस्टर, चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया, ये तीनों मिलकर चुने इलेक्शन कमीशन, तब ट्रांसपेरेंसी आएगी, तब खौफ बढ़ेगा। लेकिन मोदी जी तो मुकर गए, उन्होंने तो बिल में चीफ जस्टिस का ही नाम हटा दिया। तो करनी और कथनी में फर्क लगता है आपको? 100% है साहब, आपके सामने है। हमारा तो आरोप है, राहुल गांधी जी शुरुआत से आरोप लगा रहे हैं कि संवैधानिक संस्थाओं पर कब्जा होता जा रहा है, एक संस्था का, एक विचारधारा का, और संवैधानिक संस्थाओं पर जिस तरीके से कब्जा हो रहा है उसी के विरोध में तो सुप्रीम कोर्ट के 5 जस्टिस नीचे आए थे, सड़क पे आए थे। आप बताइए, आपने कभी इतिहास में कभी सुना हो कि भारतीय जनता पार्टी का जो ट्रोल आर्मी का अध्यक्ष है अमित मालवीय, उसने इलेक्शन कमीशन के डेट अनाउंस करने से पहले अनाउंस कर दिया थे चुनाव? नंबर 1। नंबर 2, आपने कभी सुना है कि 2 राज्यों में एक साथ असेंबली का अवसान हो रहा हो, 2 राज्यों में एक साथ चुनाव के रिजल्ट डिक्लेयर होने हो? रिजल्ट डिक्लेयर होने की तो डेट दे दी, लेकिन चुनाव की डेट क्या नाम, जी हाँ, हिमाचल और गुजरात की बात कर रहे हैं। हिमाचल की दी और गुजरात की नहीं दी, क्योंकि वहां कुछ परियोजनाओं का आपको वो करना था। सच बात यह है कि भारतीय जनता पार्टी पर और संघ की विचारधारा पर हमारा स्पष्ट आरोप है कि ये इकरंगी चीजें चाहते हैं, ये अपने अंडर में सारी चीजें चाहते हैं, सारी संवैधानिक संस्थाओं को कुचलना चाहते हैं या अपने नामित लोगों को बैठाना चाहते हैं, जिसकी वजह से ये सारे लोग इस तरीके की बातें कर रहे हैं जिसमें ट्रांसपेरेंसी नहीं आए। माइट इज राइट हो, आज की डेट में प्रतिपक्ष का नेता कोई नहीं है। माइट इज राइट जी, माइट इज राइट, माइट इज राइट, मतलब इसको मैं हिंदी में कहूँ तो जिसकी लाठी जिसकी भैंस, उसकी भैंस, और दूसरा आइदर माई वे और बहरहाल हमारी तो उम्मीद यही रहेगी कि जो बंगाल के बारे में आज मोदी जी ने बताया, जो आपने कहा ना फिल्म जो दिखाई, अगर ये फिल्म वो उत्तर प्रदेश की देखते, मध्य प्रदेश की देखते, या बाकी जो राज्य बीजेपी के अंडर में उनकी भी अगर वो एक बार फिल्म देखते और बताते, तो शायद मोदी जी की कोशिश रहती कि कम से कम जो संस्था चुनाव कराती उसी को मजबूत करें। लेकिन उसी को मोदी जी ने एक बिल लाकर कमजोर कर दिया। यही विरोधाभास है। आप आए सुरेंद्र जी, समय निकाला और बहुत शॉर्ट नोटिस पे आपने समय दिया, मैं आपका बहुत बहुत आभारी हूँ। मैं अपने सारे दोस्तों से, दर्शकों के बिहाफ पर आपका बहुत बहुत शुक्रिया अदा करूंगा। थैंक यू सो मच सर। बहुत शुक्रिया।